प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। अब तक हमने अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना, यानी जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। एक उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। यानी वस्तु की स्थिति चाहे कुछ भी हो, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होगा, सीधा, आभासी एवं छोटा ही होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग एक चालकीय दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी जो चालक होता है, कोई भी जो वाहन होता है किसी प्रकार का, छोटा या बड़ा, तो उसमें जो साइड मिरर होता है, जो साइड में दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी हम हमारे पीछे जो सड़क है उसका संपूर्ण दृश्य देख पाते हैं और साथ में उस पर आने वाले सभी वाहनों का दर्शन करके हम उसको हमसे आगे निकलने के लिए रास्ता दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं उनसे बच सकते हैं। यदि हम इसके स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो क्या नुकसान होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे यदि हम उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो जो सड़क है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात हम संपूर्ण जो हमारे पीछे की सड़क है उसको नहीं देख पाएंगे और उस पर आने वाले जो वाहन हैं उनका भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे हमें भ्रम की स्थिति हो सकती है और हम उस वाहन से अपने आप को बचाने के लिए जो हमारी मेन सड़क है उससे भी नीचे जा सकते हैं। अर्थात हो सकता है कि सड़क से नीचे जाने पर हमारा जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। इसलिए हम इस पर अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे वाहनों का जो साइड मिरर है उसमें हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आसानी से अब हम इसको बता सकते हैं कि वाहनों के पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और हम विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आगे आइए, अब हम जानते हैं विभिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। पहली स्थिति है अनंत प्रतिबिंब। एक बिंदु वस्तु अक्ष पर होती है, इसके किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे फोकस F से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब F पर बनता है। प्रतिबिंब आभासी तथा बिंदु से आकार का होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जो समांतर किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी तल में मुड़ जाती हैं और यह जो हमारा फोकस है उससे आती हुई प्रतीत होती है और इस पर ही प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति है बिंब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो। जैसा कि आप किरण आरेख में देख रहे हैं कि वस्तु बिंदु ऊपर रखी है और किरण आने वाली जो किरणें हैं वस्तु से वह परावर्तन के पश्चात किस प्रकार से मुख्य जो फोकस है कुछ उससे आधी प्रतीत होती है और कुछ बिंदु सी से आधी प्रतीत होती है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी और बिंदु के आकार का और दर्पण के पीछे बनता है। तो आइए एक और डायग्राम की सहायता से समझते हैं। बिंब की अनंत दूरी पर होने की स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब बिंब अनंत दूरी पर हो तो उससे आने वाली किरणें दर्पण के फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं तथा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर ही बनता है। जैसा कि आप जो डायग्राम है उसमें किरण आरेख से देख रहे हैं कि सभी किरणें क्या हैं, फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और जो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि वस्तु ये भी है जो अनंत पर रखी है, इससे आने वाली किरणें
जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं वो F से आधी हुई प्रतीत होती हैं और इसका जो प्रतिबिंब है वो F पर बनता है। थोड़ा सा देखते हैं कि जो P है इसको हम हमारा जो दर्पण है उसका पोल कहते हैं, F को फोकस दूरी, और जो PFC रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। वही दूसरी स्थिति देखते हैं। बिंब का उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत दूरी के बीच स्थित होने में प्रतिबिंब का बनना, यानी जब यहाँ पर हो तो कैसे प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, जो कि दर्पण के पीछे होता है, उस स्थिति पर बनता है। यानी दर्पण के पीछे जो ध्रुव तथा फोकस है उसके बीच में प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि वस्तु ए बी है, इसका जो प्रतिबिंब है वो बिंदु बी पर ए डैश बी डैश बनता है, जो मुख्य फोकस है उससे पीछे, और जो पोल है पी उसके बीच में इसका प्रतिबिंब बनता देख रहे हैं हम। और इससे आने वाली जो आरेखण है उसका आरेख दिया गया है। बिंब का उत्तल लेंस के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित होने पर प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस तथा ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे होती है। जैसा कि हमने चित्र में देखा, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से छोटा होता है। तो ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार साइज ऑफ द इमेज छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर ऑफ इमेज आभासी तथा सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज उसकी बनती है। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ए पार्ट है इसका। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों रिव्यू ऑफ मिरर के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य दर्पण वाहनों के पार्श्व साइड में लगे होते हैं, जिसमें वाहन चालक पीछे आने वाले वाहनों को देख सकता है। उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा एरिया को देख सकता है, तथा सीधा तथा सापेक्ष रूप से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण वाहन चालक उनके पीछे दूर तक आते वाहनों को आसानी से देख पाते हैं, जिससे वाहन चालक की जो वाहन चालन है या ड्राइविंग है उसमें उसको सुविधा रहती है। यानी वह तो इसकी सहायता से जो ड्राइवर है वह अपनी स्मूथ ड्राइविंग कर पाता है। और अपने दूसरा उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देख लेने के बाद विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाते तथा वाहन सुरक्षित रूप से चल पाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो तीक्ष्ण मोड़ होते हैं उन मोड़ों पर इस प्रकार के दर्पण लगाए गए होते हैं, जिससे दूसरी साइड। तो आइए आगे जानते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई है, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी कार्तीय तल में हम उसको देखेंगे। तो गोलीय दर्पणों द्वारा तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम, रूल्स ऑफ न्यू कार्टिजन साइन कन्वेंशंस। जिसका बिंदु ए है, बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश है बाईं ओर से आपतित होता है। और दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी जो ध्रुव पी होता है उसी से उसको मापा जाता है। अगला जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिंदु सी। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो हमेशा ऋणात्मक दूरियां मापी जाती हैं। यानी जो मूल बिंदु है उससे जो अक्ष है, जैसे कार्यतल में पढ़ा था, उसी के अनुसार इसकी दूरियां मापी जाती हैं। अगला है बिंदु डी। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई माइनस एक्सिस के अनुदिश
मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, यानी जो ऊपर की ओर मापेंगे वो सारी धनात्मक होंगी। अगला बिंदु है बिंदु ई, मुख्य अक्ष की लंबवत तथा नीचे की ओर यानी माइनस वाई एक्सिस के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां हमेशा ऋणात्मक ही मापी जाती हैं। तो जो एक्सिस था उसी के आधार पर उसकी दूरियां होती हैं। तो एक डायग्राम में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दी लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा जाता है और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जो एक्सिस है एक्स एक्स उससे जो पी से दूसरी साइड में होंगी, यानी दर्पण के पीछे जो दूरियां होंगी वो हमेशा ऋणात्मक धनात्मक मापी जाती हैं। ऐसे ही उसकी जो ऊपर नीचे की स्थिति है उसमें भी हम तो आगे आइए देखते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशंस। ध्रुव से बिंब की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा मुख्य फोकस की दूरी f के बीच के संबंध को निम्नांकित तरीके से दर्शाया जाता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आइए अब हम इनकी जो चिन्ह थे उनको जानते हैं। u ध्रुव से बिंब की दूरी, यानी इसे बिंब की दूरी कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। f ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। तो इस प्रकार से हमने चिन्हों के बारे में जाना। बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच के इस संबंध को दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। यानी यदि v और u की वैल्यू दे रखी है तो हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि v और f की वैल्यू दे रखी है तो हम v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की गणनाओं में किया जाता है। तो आइए गोली दर्पण का आवर्धन के बारे में जानते हैं। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह सापेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हुआ है, यानी बड़ा हुआ या छोटा हुआ है। आवर्धन को अंग्रेजी के अक्षर m से निरूपित किया जाता है। आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, यानी बिंब की जो ऊंचाई वो h ली जाती है और प्रतिबिंब की h डैश ली जाती है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो फॉर्मूला है m, यानी आवर्धन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h डैश। तो आवर्धन m तथा बिंब दूरी v u तथा प्रतिबिंब दूरी v के संबंध में भी हम इसको आवर्धित कर सकते हैं, जैसे h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, यानी उसकी जो आवर्धन शक्ति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं और अलग अलग स्थितियों में उसकी जो आवर्धन क्षमता है उसके बारे में जाना। तो आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपने आज की जो वीडियो बनाया है हमने उसमें दी गई जानकारी को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा, जाना होगा, और अपने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या अपनी जो क्लासरूम की जो परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले इससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाओगे। यदि कोई बिंदु अच्छे से समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं, या फिर ग्रुप पर मैसेज करके या पर्सनल मेरे पास मैसेज करके भी अपनी समस्याओं को, क्यूरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बेझिझक कोई भी समस्या है उसको हमारे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगली जानकारी के लिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।